नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शारिक खान। जेडीयू नेता नीतीश कुमार आज 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने को बिहार की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। इसके खिलाफ आज पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महाधरने का आयोजन किया गया है। इस महाधरने में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा 12 अगस्त को जिलों में और 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता महाधरना देंगे। इधर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। मनीष कुमार हैं इस वक्त हमारे साथ पटना से, उनके पास सीधे चलते हैं, उनसे जानते हैं। मनीष, जो अभी तक की जानकारी है उसके हिसाब से तो यही है कि आज 2 लोग शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का शपथ बाद में होगा। आज किस तरह की हलचलें या खबरें वहां से? सारिक, मैं पहले बताऊं आपको कि मैं ये भाजपा के पटना के दफ्तर के बाहर हूं। ये बिल्चन पटेल पर है। काफी यहाँ पर भीड़ है। सारे जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, कल तक मंत्री थे, वो सारे लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। पटना शहर है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी काफी बड़ा हुजूम है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आज से ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसने एक तरह का राजनीतिक पोजिशनिंग नीतीश कुमार को घेरने की अपनी पूरी कवायद शुरू कर दी। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ विश्वासघात किया है और आने वाले दिनों में जनता उनको सबक सिखाएगी। लेकिन ये भी और मैंडेट का उन्होंने जनादेश मिला था उसका भी अनादर किया है। लेकिन ये एक साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि 2017 में भी जब नीतीश कुमार को उस समय महागठबंधन को मैंडेट मिला था, तो उस समय भी उन्होंने जब अलायंस तोड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी ने फ्रेश मैंडेट में ही किया था, सरकार में शामिल हुई थी। और उस समय यही सवाल राष्ट्रीय जनता दल भाजपा भारतीय जनता पार्टी से पूछती थी। सारिक, आपको याद होगा कि समता पार्टी का निर्माण हुआ। मनीष, किस तरह का फार्मूला बना है, क्योंकि कई तरह की बातें कही जा रही थी और साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके भविष्य को लेकर के क्या कहा जा रहा है? क्या जेडीयू आरजेडी उन्हें अपने पद से हटाएंगे, उनके खिलाफ प्रस्ताव आया जाएगा या खुद ही अपने पद से वो इस्तीफा दे देंगे? देखिए, ये उनके स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो विधानसभा का आंकड़ा है उसमें बीजेपी के हर नेता और खासकर स्पीकर विजय सिन्हा भी मानते हैं कि उनका रहना जो है वो अब कुछ दिनों की बात है। जिस दिन भी राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आज जब शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद राज्यपाल समय देंगे कि आप 10 दिनों के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करें। लेकिन जो नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, यही 2 लोग शपथ ले रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि वो अगले 48 घंटे के अंदर बहुमत सिद्ध कर दें। लेकिन साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी हटाने की पूरी उन्होंने मन बना लिया है। जो नया विधानसभा अध्यक्ष होगा वो आपको आरजेडी से होगा। जो नाम है उसमें अवध बिहारी चौधरी, जो काफी वरिष्ठ विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, उनके नाम वो फ्रंट रनर हैं। तो ये सारी सहमति बनी हुई है कि किस दल का कितना मंत्री होगा, जिसके विधायकों के अनुपात में। आपको मालूम है बिहार में ये फॉर्मूला जब से 2005 नवंबर में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी, उसी समय किस पार्टी का कितना मंत्री होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो यहाँ पर सब कुछ तय रहता है। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो उसी फॉर्मूले को अपनाया गया था। बाद में बीजेपी फिर से 2017 में सरकार में आई। 2020 में जब नीतीश कुमार का आंकड़ा कम हुआ तो उनके मंत्रियों की संख्या कम हुई। ये सब कुछ तय है। लेकिन हाँ, कैबिनेट एक्सपेंशन जो है एक बार बहुमत सिद्ध करने के बाद तब नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। अखिलेश, मनीष, आप बने रहे हमारे साथ। 3 मेहमान हैं अखिलेश, जो प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उपेंद्र चौहान हैं जो सदस्य हैं बिहार बीजेपी कार्य समिति के, और अंजुम आरा हैं जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के। अखिलेश, अंजुम जी, आपसे सवाल पूछेंगे कि आप देख रही हैं इन तस्वीरों को, बीजेपी जगह जगह बिहार में विश्वासघात जो हुआ है, उनका दावा है कि विश्वासघात किया नीतीश कुमार ने, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें 2017 की अगर आप लगाएं तो वही तस्वीरें आरजेडी की भी देखने को मिलेंगी। तब आरजेडी ने भी यही कहा था कि जेडीयू ने उनके साथ विश्वासघात किया, जो जनादेश मिला था उसका विश्वासघात हुआ है। तो इन तस्वीरों में समानता तो यही है, खाली सिर्फ पोस्टर और बैनर बदल गए हैं। तो यही नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगता है कि बार बार कि वो विश्वासघात कर रहे हैं।
नहीं। देखिए, अगर विश्वासघात की बात करें तो हमारे माननीय हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 2-3 दिन पहले हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत चीजों को स्पष्ट कर दिया था उन्होंने कि हमारे साथ क्या हुआ था 2020 के चुनाव में। हमें षड्यंत्र के तहत कमजोर करने की कोशिश की गई, चिराग मॉडल को आगे कर करके जनता दल यूनाइटेड की संख्या को कम करने का प्रयास किया गया। तो विश्वास की बात जहां तक है, जब भी कोई घटक दल होता है, कोई एनडीए या यूपीए, कोई भी ऐसी कोई कॉलिशन की जो गवर्नमेंट होती है या जो एक गठबंधन बनता है, वो विश्वास के आधार पर बनता है। तो सबसे पहले 2020 में ये चीजें स्पष्ट आ चुकी है कि असेंबली इलेक्शन में इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चिराग मॉडल को आगे कर करके हम लोगों के विश्वास को तोड़ा, हम लोगों को कमजोर करने का प्रयास किया। और विश्वास की जहां तक बात है तो सरकारों का कमिटमेंट जो होता है वो जनता के जो आवाम है, 13-14 करोड़ बिहार की जो जनता है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट और उनके विश्वास को पूरा करना है। जो वादे चुनाव में जनता से किए जाते हैं उनको पूरा करना गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन अगर ऐसा विश्वासघात बीजेपी ने किया चिराग मॉडल को आगे करके, तो ऐसी विश्वासघाती षड्यंत्रकारी बीजेपी के साथ मिलकर के आपने सरकार क्यों चलाई 1.5 साल, और क्यों आप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए तैयार हो गए? देखिए, निश्चित रूप से आप जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कल के वक्तव्य को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि वो बहुत असहज थे, परेशानियां हो रही थी, और इसको उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। और बहुत कुछ स्पष्टता आज हम लोग के जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, आप लोगों को भी सूचना होगी, हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल उसको स्पष्ट करेंगे, पूरे साक्ष्यों के साथ उसका जस्टिफिकेशन वो देंगे। उपेंद्र चौहान है जो सदस्य हैं बिहार बीजेपी कार्य समिति के। उपेंद्र जी, आप जिस खेल के माहिर थे, रिजल्ट कुछ भी हो, सत्ता किसी की भी हो, वापस सत्ता लेने में महारत थी, इस बार गंवा बैठे तो विश्वासघात कह रहे हैं। कई राज्य हैं, कहें तो मैं उदाहरण दे दूं। नहीं, देखिए, आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन सच यही है। उदाहरण देंगे। हाँ, नहीं, ये सच नहीं है जी, ये सच नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां थी, वो नीतीश कुमार जी के नाम पर कोई अब वोट रह नहीं गया है, जनता उनसे ऊब गई है। और बीजेपी में भी कसमसाहट थी कि किसी तरह से नीतीश कुमार जी जिस तरह से दांव चल रहे हैं दिन रात, उससे बीजेपी असहज महसूस कर रही थी। फिर भी हम लोगों ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, और पालन करते हुए हम लोगों ने इतने दिन तक साथ रहने की कोशिश की, आज तक कोशिश में थे। लेकिन नीतीश कुमार जी जिसके साथ रहते हैं उसी की जड़ में गर्म पानी डालते रहते हैं। उनकी ये आदत शुरू से रही है, और इस आदत के कारण जिसने मदद की नीतीश कुमार जी को, 6 विधायक थे शुरू में समता पार्टी की, आपको पता होगा, और तब बीजेपी ने उनको नेता मान लिया। तो बीजेपी ने तो जगह जगह उन पर एहसान किया, उनको रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री भारत सरकार में बनाया, और फिर मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी के सहयोग से बने। और जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव पर शर्मनाक टिप्पणियां की, असंसदीय टिप्पणियां की, उसको देखकर हम लोगों को इस बार लग रहा था कि नीतीश कुमार का थोड़ा सा उपेंद्र जी, तो सवाल यही है कि जब इतने दुखी थे तो उनके छोड़कर जाने का इंतजार क्यों किया? नहीं, हम लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। गठबंधन था तो उस धर्म को निभाना भी तो, धर्म को धारण करना चाहिए, धर्म में हम तोड़ नहीं दें, ये हम लोग देख रहे थे। और जिस तरह से कल से जो हर्ष फायरिंग हो रही है बिहार भर में, जो राजद के लोग सड़कों पर निकल कर और नंगा नाच कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार के शब्दों का जो जंगल राज है, जिसको नीतीश कुमार जी बार बार कह के और सत्ता में आए थे बीजेपी के साथ मिलकर, वो जंगल राज की यादें ताजा हो गई हैं। और जनता अब समझने लगी है कि जंगल राज है, अब किस तरह से उसको हमको झेलना है, ये जनता महसूस करने लगी है। और झेल कर स्वयं ही मोह भंग हो गया है नीतीश कुमार, और अब राजद से भी हो जाएगा मोह भंग। इसलिए बीजेपी को अब कम मेहनत करनी पड़ेगी अकेले सत्ता में आने के लिए। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप किस तरह से देखते हैं बिहार की इस नई परिस्थिति को, क्योंकि ये बीजेपी की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि वहां पर जेडीयू की ताकत जमीन पर कमजोर हो रही है।
तो क्या वाकई इस दावे में दम है? देखिए, जेडीयू की ताकत कमजोर तो हुई है और इसका प्रमाण उनकी संख्या कम होने में है। जो लोग कहते हैं जेडीयू के नेता कि वो उतने ही लोकप्रिय हैं, उतने ही पावरफुल हैं, जब वो उन्होंने शुरू किया था बिहार में अपना राजनीतिक कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में या उसके 5 साल बाद, वो गलत कह रहे हैं। अगर वो इतने लोकप्रिय थे तो उनकी संख्या क्यों घटी? जेडीयू 41 पर क्यों से घट गई? और इधर स्वाभाविक है कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के कारण एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स इसको कहते हैं अर्थशास्त्र में, और वो लगातार उनकी लोकप्रियता घटी और उनको इसका एहसास था। और आज जो उन्होंने मूव लिया है उसका एक कारण यह भी है कि वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं शक्ति का, और दूसरी ओर जो संभावना तलाश रहे हैं केंद्र के स्तर पर, वह भी एक बड़ा कारण है। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है तो न बीजेपी में नैतिकता है और न जेडीयू में। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मुख्यमंत्री मास्टर पॉलिटिकल क्राफ्ट्समैन है, उनको नैतिकता में कोई विश्वास नहीं है, शुचिता में कोई विश्वास नहीं है। वो मैकियावेलियन पॉलिटिशियन है। मैकियावेली एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था जिसने 1513 में एक किताब लिखी थी द प्रिंस। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ है कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बार बार इसका परिचय दिया है और यही काम आपने बड़ा दिलचस्प नाम लिया है इस चर्चा में, ये बिहार की राजनीति में जो आपने मैकियावेलियन पॉलिटिक्स की बात की है यहाँ पे। और बीजेपी को भी कोई नैतिकता नहीं है। आपके पास जब 17 में महागठबंधन से तोड़कर हटाकर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने सत्ता की थी तो आरजेडी जस्टिफाइड था। आरजेडी का कहना भी सही था कि उनको जनता के साथ विश्वासघात, तो नीतीश कुमार तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं, वो उनको इसका कोई ख्याल नहीं है और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आज उनको पूरा हक था बीजेपी से अलग होने का और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देश में उसका हिस्सा बनने का, उसका नेतृत्व करने का, केंद्र में जाने का, प्रधानमंत्री का। लेकिन उनको यह कोई अधिकार नहीं है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको मत दिया था कि आरजेडी के खिलाफ दिया था, और फिर वो आरजेडी के साथ जाए। उनको चुनाव में जाना चाहिए था, वो शपथ जिन्होंने उनको त्याग पत्र देना चाहिए था, जनता के पास जाना चाहिए था, कहना चाहिए था उनको कि समय आ गया है कि जब बीजेपी से नाता तोड़ना आवश्यक है। और बीजेपी ने मेरे साथ षड्यंत्र भी किया है और बीजेपी राजनीतिक रूप से, आइडियोलॉजिकल रूप से इस देश के हित में काम नहीं कर रही है। हम उसके खिलाफ हैं और हम एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। मुझे वोट दीजिए और उनको महागठबंधन बनाने का पूरा हक है। लेकिन जिस प्रोफेसर साहब यहाँ पे सवाल, जब जिस बात को आपने कहा था कि राजनीति सत्ता पाने का ही वो है, तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर वो चुनाव में जाते, इसकी परिकल्पना भी थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों इनकंसिस्टेंट है। नीतीश कुमार एंड आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार इथिकल पॉलिटिक्स, दोनों विरोधाभासी है। आपके पास हम लौटेंगे। अभी तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम थे कल तक, उनसे मनीष कुमार ने बात की है, वो सुनवाते हैं, फिर आप मेहमानों के पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पटना के बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना चल रहा है। हमारे साथ तारकिशोर जी, तारकिशोर जी, जो अलायंस टूटा इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, यह जो एनडीए का गठबंधन था, यह जो टूटा है श्री नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो उस महत्वाकांक्षा को जगाने का काम किया गया, उसके कारण यह एनडीए की सरकार को उन्होंने तोड़कर और ऐसे लोगों के साथ गए हैं जिससे कभी 2017 में जो वो अलग हुए थे, तो उन्होंने वही आरोप उस समय भी लगाया था कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है। और यही आरोप इन्होंने कल लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ रही है। आपने अलायंस बचाने का काम क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा अलायंस को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रबल हो जाए तो फिर कहना मुश्किल है। देखिए, सोए आदमी को जगाना
आसान है, लेकिन जगे हुए आदमी को अगर सोने का ढोंग कर रहा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार से बात किया था या नहीं, निश्चित तौर पर बात की थी, लेकिन मैंने बताया ना, इनकी जो व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ये इतना प्रबल हो गया कि ये बिहार का जो जनादेश था, बिहार के अवाम का जो जनादेश था, उसके साथ विश्वासघात करने में इन्हें हिचकिचाहट नहीं हुई और उस विश्वासघात किया। आने वाले दिनों में बिहार की जनता उसका जवाब देगी और बिहार के लोगों के लिए हम सड़क से सदन तक बिहार के हित के लिए काम करेंगे। तो नीतीश के इस फैसले की वजह से बीजेपी को राज्य की सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन उसका केंद्र पर क्या असर होगा इस पर भी डालते हैं नजर। एनडीए के हाथ से न केवल बिहार की सत्ता चली गई बल्कि राज्यसभा में भी उसे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में अब बीजेपी को ओडिशा के बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा, कुछ विधायकों जो विधेयक हैं उनके लिए। अखिलेश, राज्यसभा का समीकरण कितना बदल जाएगा और बीजेपी के लिए कितनी परेशानी खड़ी होगी? देखिए, वैसे तो पिछले 8 साल से एनडीए को वहां पर बहुमत नहीं है, इसके बावजूद कई जो विवादास्पद बिल हैं वो बीजेपी एनडीए ने वहां पर पारित करवाए। अनुच्छेद 370 को खत्म करना, 3 तलाक को के ऊपर रोक लगाना और इसके साथ साथ सीए का मामला हो, किसान कानून भी था, किसान कानून है, सारे कानून जो है कोई काम रुका नहीं है उनका जी वहां पर बहुमत न होने के बावजूद भी। लेकिन एक मनोबल की बात होती है, उसकी बात होती है कि आपके पास कितना ताकत है, कितनी संख्या है। तो 5 सांसद हैं जेडीयू के, उनके जाने से एनडीए की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और इसका परिणाम ये होगा कि अब बीजेपी को बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा किसी भी विवादास्पद बिल को पारित करवाने के लिए। लेकिन हमने ये देखा है शारिक के जो भी हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे हैं उसमें बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस अपने आप को दूर कर लेते हैं क्योंकि उनके अपने राज्य की राजनीति है। और जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं अगले लोकसभा के, तो बीजेपी चाहेगी कि अपने इस हिंदुत्व के एजेंडों को आगे बढ़ाए और इसमें उसे दिक्कत आ सकती है राज्यसभा में। जो आप बता रहे थे कि जो ऐसे बिल्स जो बीजेपी के या संघ के दिल के करीब हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि का मामला हुआ या तो चाहे आने वाले समान नागरिक संहिता हुआ, इनमें दिक्कत आ सकती है। फिर से दोहरा दीजिए, हम दोनों एक साथ बोल रहे थे। जनसंख्या वृद्धि का बात हो कि भाई जनसंख्या की कोई पॉलिसी होनी चाहिए, उसको लेकर कई प्राइवेट मेंबर बिल भी चल रहे हैं, या फिर समान नागरिक संहिता को लेकर कोई बिल अगर आए बीजेपी लेकर आती है तो इसमें दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ जो मेहमान इनकी भी राय हम इस पर ले लेते हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा प्रोफेसर चौधरी, आपने जिस तरह से तस्वीर देखी है बिहार विधानसभा की तो बदली है, यहां पर राज्यसभा में भी तस्वीर बदली है जेडीयू के अलग होने से। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस गठबंधन के टूटने का और नए समीकरण बनने का आप क्या असर देखते हैं, खासतौर से तब जबकि विपक्ष के बारे में यह कहा जाता है कि वो बटा हुआ है? देखिए, दो इफेक्ट बहुत साफ है। एक मनोवैज्ञानिक, ऑपोजिशन का जो मनोबल है इस घटना के बाद जो बिहार की घटना हुई है बढ़ेगा। दूसरा जो वास्तविकता है, जैसा कि आपके फेलो एंकर ने कहा कि संख्या घटेगी, स्वाभाविक रूप से बीजेपी को और एनडीए को अपने उन बिलों के लिए जिसका संबंध हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। लेकिन इसका एक और परिणाम होगा जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। बीजेपी और एग्रेसिव हो, एग्रेसिव पॉलिटिक्स को जन्म देगा और स्वाभाविक रूप से जो हिंदुत्ववादी एजेंडा है उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ और एग्रेसिव पोस्चर्स बीजेपी ले सकती है। और हो ये रहा है कि राष्ट्रवाद के सवाल पर और सेकुलरिज्म के सवाल पर ऑपोजिशन पार्टीज कई बार ऐसा देखा गया है कि लगता है कि वो दूसरे खेमे में ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ है या हिंदुत्व जो है उसके खिलाफ है। ऐसे नुकसान हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है देश में और ये बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। इसलिए हम मानते हैं अगर बीजेपी को कंटेन करना है तो स्वाभाविक रूप से हमको ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दे हिंदू धर्म से संबंधित है, जो सेंसिटिव मामला है, ऑपोजिशन को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा और राष्ट्रवाद के मामले पर एक रियलिस्टिक स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी इन दोनों मुद्दों को आगे बढ़ा करके, पोलराइजेशन को बढ़ा करके अगला जो चुनाव है राष्ट्रीय स्तर का उसको जीतने का प्रयास करेगा और इस एग्रेसिव पोस्चर को रोकने का भरपूर प्रयास करना चाहिए ऑपोजिशन पार्टीज को।
ये जो अभी हुआ है प्रोफेसर साहब, आप जो कह रहे हैं कि एक रियलिस्टिक रुख अख्तियार करना चाहिए, जो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ेगी बीजेपी की, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो एक रूट है सेकुलरिज्म का, उस पे समझौता करके जो बीजेपी चाहती है, जिस मैदान पर वो बैटिंग करना चाहती है, जिस पिच पर, उसी पिच पर जाकर विपक्ष भी खेले? जी नहीं, तो मेरा कहना बहुत साफ है, सेकुलरिज्म मीन्स किसी कम्युनिटी के पक्ष में नहीं। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए स्टेट एंड रिलीजन। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम साइड लेते हैं। क्यों हम साइड लें? जी, हम दोनों पक्षों को इक्वली ट्रीट करें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। क्यों हम दिखते हैं कि हम कहीं ना कहीं कमजोर दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं सेकुलर पॉलिटिक्स में? देखिए, सेकुलरिज्म का विकास यूरोप में हुआ था। स्टेट का रिलीजन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बीजेपी जी, और ये जिस तरह से बीजेपी इसको प्रमोट कर रही है, उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है कि हम दोनों पक्षों को संभाल लेंगे कि हमारा कोई संबंध नहीं है किसी धर्म से। धर्म व्यक्तिगत मामला है, कम्युनिटी का सवाल है। क्यों हम किसी धर्म के चक्कर में पड़ते हैं और क्यों हम आइडेंटिफाइड होते हैं, चाहे मेजॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ? और दूसरी बात, अंजुम जी को लाना चाहूंगा इस चर्चा में। अंजुम जी, आपने सुना प्रोफेसर चौधरी को बता रहे हैं विस्तार से कि किस तरह से जो एजेंडा है बीजेपी का, उसमें नहीं फंसना चाहिए विपक्षी पार्टियों को। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो अभी तक जहां आपके सांसदों की सीट थी वो बदल जाएगी, अब वो सत्ता पक्ष से उठ करके विपक्ष में आ जाएंगे। तो क्या असर जो है आपके बाकी नेता हैं उन पर भी देखने को मिलेगा? जैसे कि हरिवंश हैं, आपके उपसभापति हैं पार्टी के, क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या जेडीयू उनसे कहेगी कि इस्तीफा दे? क्योंकि ये होता है अमूमन कि अगर आप बिहार में विधानसभा का स्पीकर हटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी सवाल उठेगा कि हरिवंश फिर कैसे उपसभापति बनकर रह सकते हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी आप कि ठीक है, अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, और आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजों को, जो भी सवाल उठने हैं या जो भी बिंदु आने हैं, इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए आज हमारी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया शाम के 4 बजे, जिसमें हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू सारी चीजों को स्पष्ट करेंगे कि हमारा नेक्स्ट अब आगे का स्टेप क्या होगा और हम किस तरह से अपने आप को रखेंगे। अंजुम जी, एक सवाल आपसे और था कि ये किसी से नहीं छुपा कि नीतीश कुमार की एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा सेंटर में प्रधानमंत्री पद की भी है, जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी विश्वसनीयता नहीं है। आज इसके साथ, कल उसके साथ, जहां मौका मिला उसके साथ नजर आए। ऐसे में जब केंद्र की राजनीति में वो अपना हाथ आजमाना चाहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि भरोसा करना उन पर मुश्किल होगा? देखिए शारिक, एक चीज मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी उन्होंने इस चीज को कभी नहीं कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा या उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने को है। ये बिहार की आवाम या पार्टी के जो हम लोग वर्कर है, कार्यकर्ता है, हर अपने नेता को देखना चाहता है उस रूप में। और निश्चित रूप से जो उनके कार्य के अनुभव हैं, जिनका उनका शासन काल है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे वो केंद्र हो या बिहार हो, बिहार में जिस तरह से बिगड़ा हुआ बिहार को एक बहुत हद तक विकास की पटरी पे लाने का उन्होंने काम किया, इसको कोई नहीं नकार सकता। ना भाजपा नकार सकती है, ना राष्ट्रीय जनता दल, और ना ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नकार सकती है कि बिहार को उन्होंने बहुत हद तक पटरी पे लाया है। तो जो उनके अनुभव रहे हैं काम करने के, तो निश्चित रूप से हम लोग कहते रहे इस बात को कि पीएम मटेरियल उनमें, उनके व्यक्तित्व में नो डाउट कि प्रधानमंत्री बनने के वो सारे गुण मौजूद है, सारे मटेरियल है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के एक वक्त में आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने भी कहा है इस बात को। उपेंद्र जी, सुशील मोदी का नाम लिया है अंजुम जी ने कि वो सुशील मोदी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। क्या बीजेपी सहमत है या आज की बीजेपी कहेगी इस बात को? उपेंद्र जी, नहीं, कभी की बीजेपी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं कहेगी। बीजेपी का ये विचार कभी नहीं रहा है। सुशील मोदी की व्यक्तिगत राय थी, सुशील मोदी की व्यक्तिगत वो राय थी, व्यक्तिगत राय से उनके बीजेपी कभी सहमत नहीं रही। और बीजेपी थे आपके उस, क्या सुशील मोदी ने इसकी कीमत चुकाई व्यक्तिगत राय रखने की? उपेंद्र जी, कीमत तो चुकाई ही है, उसी की कीमत चुका रही है कि आज वो बियाबान में चले गए। नहीं तो एक समय एक छत्र राज उनका हुआ करता था। तो नीतीश कुमार कहीं से विकास पुरुष नहीं है, वो विनाश पुरुष है। और बिहार में क्या किया उन्होंने, तो कौन सा जो बताइए, 2 सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि विनाश पुरुष हैं, बिहार में कुछ नहीं किया, तो ये सवाल आपसे भी पूछना चाहिए ना
सत्ता में तो आप भी भागीदार थे, तो आपने भी कुछ नहीं किया फिर ना। ठीक है, हम सहमत है इस बात से कि पूछना चाहिए। नीतीश कुमार ने किसी को करने ही नहीं दिया, किसी को वो काम करने देते हैं, अपने मंत्रियों को, किसी अफसर को जो वो चाहते हैं वो तानाशाह है। हिटलर और मुसोलिनी से भी बड़ा तानाशाह है नीतीश कुमार। जिस तरह से घुमाते रहते हैं, सब यहाँ अखबारों की दुर्दशा देख लीजिए, बिहार की अखबारों की। अगर नीतीश कुमार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, समाचार छप जाता इसकी है, अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अंजुम जी, मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस बात को काउंटर करें, जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत तौर पर जो बातें कह रहे हैं। देखिए, दो बातें इन्होंने की। एक तो तुलना कर दिया हिटलर और मुसोलिनी से, तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ, हम 43 और 45 सीटों वाली पार्टी है, तीसरे नंबर की हम पार्टी हैं, फिर भी हमारी स्वीकार्यता क्यों है? अगर हम अधिनायकवादी होते, हिटलर मुसोलिनी वाले कैरेक्टर में हम होते, तो बिहार की जनता हमारे नेतृत्व को, हमारे नेता के नेतृत्व को अपना पूर्ण बहुमत नहीं देती। दूसरा बात इनका कहना है कि विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। तो 2017 में किसके कहने पे आप आए थे साथ देने के लिए? अपना समर्थन आपने क्यों दिया था? उस वक्त हम विनाश पुरुष नहीं थे। 2020 में हमारे नेता के चेहरा को आगे कर करके चुनाव आप लड़ा, उस वक्त आपको विनाश पुरुष। देखिए अखिलेश जी, स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नीतीश कुमार जी के चेहरे को अपने चुनावी संभावनाओं के लिए, अपनी राजनीतिक संभावनाओं को और मजबूत करने के लिए, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के चेहरों को हमेशा वो आगे कर करके उन्होंने चुनाव को लड़ा है। तो विश्वसनीयता और विकास और विनाश की बात है, तो ये सारी जो इबारत अभी मैं कह रही हूँ, और जो एक विकास की इबारत उन्होंने एक लंबी लकीर राष्ट्रीय पटल पे नेता ने खींची है, ये सारा का सारा इस बात का जो है ना, वो अब अपने आप में एक आंसर है, जवाब। जी, आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहें, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो जेडीयू नेता नीतीश कुमार आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ठीक 2 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। बीजेपी नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने को बिहार की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके साथी अच्छे नहीं हैं। उनके जो साथी हैं उनके नाम से डरते हैं लोग। ये डर है, एक अच्छे साथी को छोड़ दिया, ये अच्छा सिला दिया हम लोगों के प्यार का, ये तो बड़ी गलत बात है। जब भी मिलते थे कभी आभास नहीं हुआ कि वो छोड़कर जाने वाले हैं। हम लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उससे आरजेडी के खिलाफ भ्रष्टाचार के कारण उनसे गठबंधन तोड़ा, आज फिर से उनसे गठबंधन कर लिया, ये आश्चर्य की बात है। ये मैंडेट से विश्वासघात है, बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज नीतीश जी धोखा देकर बिहार के जनादेश को आज वैसे लोगों से समझौता कर सत्ता में कुर्सी बचाने चले गए, कुर्सी के लिए चले गए, मुख्यमंत्री पद के लिए चले गए, जो आरजेडी और कांग्रेस भ्रष्टाचार का, जो आतंक का, जो गुंडा राज का, जो घोटालों का प्रतीक है। अब जब भोला यादव और हृदयानंद की अरेस्टिंग हुई, तब उन्होंने इस बात को लगा कि अगर ये लोग जेल जाएंगे तो राजद को हम अपने में समाहित कर लेंगे, इसलिए वो उधर गए हैं। और तेजस्वी को लगा कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम बच जाएंगे, इसलिए यह गठबंधन हुआ। अखिलेश, अपने मेहमानों के पास चलें, इससे पहले हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। एक लंबे वनवास के बाद शहनवाज हुसैन की वापसी हुई थी, वो भी एक ऐसे मंत्रालय में, उद्योग मंत्रालय में, जबकि बिहार में कोई उद्योग था नहीं। फिर से अगर देखें तो फिर वहीं आप पहुंच गए जहां से चले थे। उनके लिए सबसे कष्टकर होगा, सभी के लिए, जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, सभी के लिए कष्टदायी बात है। हालांकि शहनवाज के लिए थोड़ी विचित्र स्थिति कल इसलिए हो गई थी क्योंकि कल ही उन्होंने मंत्रालय का एक कार्यक्रम दिल्ली में लगाया था, और उसी समय जब वो आए भी थे तभी उन्हें उल्टे पैर वापस जाना पड़ा। आप जानते हैं कि जो बिहार की राजनीति है और जो बीजेपी जेडीयू की राजनीति, उसमें शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी दोनों ही नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी माने जाते थे। हालांकि ये देखने में आया कि जब से शहनवाज को यहां जगह मिली थी मंत्री परिषद में, उसके बाद से उन्होंने अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी नीतीश कुमार के साथ, और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उसको भी वो बखूबी निभाने का प्रयास करते रहे। आप सही कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है और शायद इसीलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। अब देखने की बात होगी कि आगे उनके लिए भूमिका क्या होगी। लेकिन बीजेपी नेतृत्व का
फंडा बिल्कुल क्लियर है कि सारे जो है नेता वो पहले कार्यकर्ता है, तो पद जो है वो बाद में आता है, पहले आपको पार्टी के लिए काम करना होता है। बिल्कुल। मेहमान हमारे साथ तो प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हमारे साथ बने हुए, उपेंद्र जी भी हैं और साथ ही साथ अंजू महाराज जी भी हैं। उपेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी हम शहनवाज हुसैन, नंद किशोर यादव, तभी सभी जो आपके बड़े नेता हैं बिहार के, उनको सुन रहे थे, सड़कों पर बैठे हैं। क्या ये लड़ाई अब जो है सड़कों पर लंबी चलेगी और क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? देखिए, बीजेपी तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए, लंबी लड़ाई के लिए तैयार है बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है कि जनता की जो भावना है उसके अनुसार लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति नहीं बनती है। जनता नीतीश कुमार से पूरी तरह खिलाफ हो गई है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से गठबंधन लोभवश किया है राजद से, उसको लेकर और खिलाफ है। जैसे जंगल राज, मान लीजिए जंगल राज तो नीतीश कुमार ने ही इस शब्द का इजाद किया था कि लालू यादव, यद्यपि मैं ये मानता हूं कि लालू यादव के 4 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार भी सहभागी थे, साथ रहे थे, किंतु उसका नाम उन्होंने उसका नाम जंगल राज दिया। तो जंगल राज आज जंगल राज उनका कहां चला गया? वो विश्लेषण करते थे जंगल राज की, वो विश्लेषण की भावना अब कहां चली गई? कल जिस तरह से राजद के लोगों ने फायरिंग की है, जगह जगह पर हर्ष फायरिंग की है और बवाल किया है सड़कों पर, उससे फिर याद ताजा हो गई है जंगल राज की। आपने अपनी बात रख दी, थोड़ा सा वक्त कम है। अंजू महाराज, आपसे एक सवाल था, छोटा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, आगे फिर आपसे बात करेंगे। जिस तरह की छवि है नीतीश कुमार की, क्या 2024 से फिर से पलटी ना मार जाए, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्योंकि बीजेपी साथ लाने की कोशिश करेगी 2024 को देखते हुए। नहीं, देखिए, ये कहना कहीं से भी मुनासिब नहीं होगा। और पहली बात कि 2024 में क्या होगा, 25 में क्या होगा, 29 में क्या होगा, 35 में, ये सब भविष्य के गर्व की बातें हैं, ये सब फ्यूचर की बातें हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी कहना। लेकिन इतना जान लीजिए, आज जो परिस्थितियां बनी हैं उसके पीछे कारण क्या था वो बिल्कुल हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। और एक बहुत ही मजबूत इरादों के साथ जो बिहार के आवाम से हमारी नेता ने कमिटमेंट किया था बिहार को विकसित बिहार बनाने का, एक मजबूती के साथ ये गठबंधन की सरकार, महागठबंधन जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो हम आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर चौधरी, संक्षेप में आपसे चाहूंगा जवाब कि जो 2 बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहते हुए किस तरह से आगे बढ़ेंगे? चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आरजेडी का जो बैकग्राउंड है, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और स्वाभाविक है कि उस फ्रंट पर पब्लिक परसेप्शन नीतीश कुमार को बाध्य करेगा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लें। जो वो नहीं ले पाएंगे उससे उनकी छवि गिरेगी और उनको चुनौतियां सामने होंगी। जहां तक कानून व्यवस्था है उसको भी चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार क्या कर पाते हैं। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार अब और कमजोर होंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने को नाश पुरुष कहना गलत होगा, उन्होंने काम किया है। यह जरूरी है कि हम इस बात को स्वीकारें कि उन्होंने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया, लेकिन कई क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा पूरी तरह ध्वस्त है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, कई विफलताएं भी है। लेकिन हुआ यह है कि उनमें एकाधिकारी प्रवृत्ति रही है। आपने अभी हाल में देखा, ललन सिंह जी ने क्या कहा, मालिक है। इस तरह का शब्द डेमोक्रेसी में यूज करना। जेडीयू के प्रेसिडेंट कहते हैं नीतीश कुमार मालिक है, हम नौकर हैं, मैंने केयरटेकर कहा। और मैंने आज नहीं, मैं आपको स्पष्ट कहूं, 15 साल से मैं कहता रहा हूं, नीतीश कुमार स्टार्टेड एज लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, आफ्टर सम टाइम ही बिकेम द गवर्नमेंट। उसके बाद वो बन गए आई एम द स्टेट, उसके बाद मैं बिहार हूं, लुई ऑफ फ्रांस की तरह। तो उनमें ये प्रवृत्ति रही है, उसका लाभ भी बिहार को मिला है क्योंकि उससे एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन मिला, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में योगदान हुआ। लेकिन वो जनतांत्रिक नहीं है, यह स्पष्ट है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव ललन सिंह का वो स्टेटमेंट में। बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।